नाउ स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे सुबह सुबह के पहले संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से एशियाई बाजारों की चाल एक एक करके आपके सामने रखेंगे। उसके साथ ही साथ आपको बताएंगे आज के खबरों वाले शेयर्स, ब्रोकरेज रिपोर्ट और कमोडिटी मार्केट में किस तरह के संकेत वहां मिल रहा है, रणनीति क्या अपनानी चाहिए, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं गिफ्ट निफ्टी को। और शुरुआत हल्की कमजोर हुई थी लेकिन अब हरे निशान में आ चुके हैं गिफ्ट निफ्टी। 20,822 के पास कारोबार कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। लेकिन दूसरे एशियाई बाजारों पर अगर नजर डालेंगे तो वहां पर लाल निशान में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। हांगकांग के बाजार में करीब 1% की कमजोरी है। कोरिया के बाजार नीचे हैं। जापान के बाजार में भी करीब 1.5% की कमजोरी देखने को मिल रही है और चीन के बाजार भी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो वहां से संकेत थोड़े कमजोरी भरे हैं। और गिफ्ट निफ्टी भी इस वक्त देखेंगे तो वैसे तो अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर है, लेकिन यहाँ पर सपाट कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हल्के बढ़त के साथ गिफ्ट निफ्टी में कारोबार हो रहा है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे ग्लोबल बाजारों से संकेत कैसे मिल रहे हैं एक बार ये भी देख लेते हैं। हमारे साथ विश्व मोहन जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से पूरा अपडेट लेकर। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। बिल्कुल पूजा, हमें एशियाई बाजारों की बात करें, जैसा आप कह भी रही थी, मिला जुला कारोबार है। गिफ्ट निफ्टी में हल्की तेजी, लेकिन अमेरिकी बाजारों में कल थकान दिखी। 5 हफ्ते की लगातार तेजी के बाद कल थकान दिखा और डाउ जोन्स और एस&पी में हालांकि मामूली गिरावट ही दिखी, लेकिन नैस्डैक करीब करीब 1% ये इंडेक्स गिरकर बंद हुआ। और जितने भी दिग्गज टेक कंपनियां हो, चाहे वो अल्फाबेट हो, मेटा, इंटेल जैसी कंपनियों में काफ़ी गिरावट दिखी। 2% के आसपास की गिरावट वहां पर दिखी, जिसका दबाव नैस्डैक पर साफ तौर पर देखने को मिला है। और अभी हालांकि अभी ब्लैकआउट पीरियड कह सकते हैं ये फेड ऑफिशियल्स के लिए, तो वहां से अब कोई बयान नहीं आएंगे एफओएमसी की बैठक तक। से पहले अब बाजार डेटा पर नजर रखेगा। आज एक अहम डेटा है, वो है जॉब ओपनिंग्स को लेकर किस तरह के यूएस के नंबर्स दिख रहे हैं वो देखना होगा। साथ ही लेबर टर्नओवर की जो रिपोर्ट है, जो वो सर्वे क्या संकेत दे रहे हैं, वहां पर भी बाजार की रहेगी। साथ ही शुक्रवार को नवंबर महीने की जॉब रिपोर्ट आने वाली है, वो सबसे ज्यादा अहम होगा। उससे बाजार की दिशा आगे की पता चलेगी कि फेड का रुख आगे क्या रह सकता है। अब वो डेटा ड्रिवन होगा। फैक्ट्री ऑर्डर्स की बात करें तो वहां पर दबाव देखने को मिला है। 3.6% की गिरावट अक्टूबर की फैक्ट्री ऑर्डर्स में देखने को मिले हैं। तो ये अहम आंकड़े थे। अन्य संकेतों की अगर बात करें तो यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अभी 4.25% के आसपास है, स्थिरता दिख रही है। लेकिन वहां जो दबाव दिखा है उसका फायदा बाकी चीजों को मिल रहा है। गोल्ड जबरदस्त तेजी दिखाया, लगातार दूसरे दिन कल सोने में जबरदस्त तेजी दिखी। $2150 के करीब पहुंच चुका था कॉमेक्स पर सोना, लेकिन वहां से काफी मुनाफा वसूली भी दिखी। नीचे की तरफ $2035 तक भी फिसला, तो एक भारी उठापटक का दिन था। अब बॉन्ड यील्ड में नरमी आई है तो उसका फायदा क्रिप्टो पर को भी मिला है। क्रिप्टो करेंसी में लोगों का रुझान फिर से बढ़ा है। बिटकॉइन को अगर देखें तो 41,000-42,000 डॉलर के आसपास वापस से चला गया है। पिछले एक साल में 150% के आसपास की तेजी और महीने भर में 20% के आसपास की तेजी बिटकॉइन में। क्योंकि जब आप फिक्स इंस्ट्रूमेंट में अगर दरें कम होती है तो रिस्की एसेट जहां पे कोई आपको ब्याज नहीं मिलता है, वहां पर लोगों का रुझान बढ़ता है। ये एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। क्रूड की बात करें तो यहाँ पे स्थिरता दिख रही है। $78 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव ट्रेड कर रहा है। और बाकी संकेत तो आपके सामने है ही पूजा। और गिफ्ट निफ्टी हल्की तेजी के साथ आज कारोबार कर रहे हैं पूजा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल संकेत बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहे हैं लेकिन पॉजिटिव भी नहीं है। तो एक स्टेबल यहाँ पर कह सकते हैं क्यूज मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, क्योंकि आने वाला हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जैसा कि विश्व मोहन अभी हाईलाइट भी कर रहे थे कि ये ब्लैकआउट पीरियड है। फिलहाल फेड ऑफिशियल्स की तरफ से कोई बयान नहीं आएगा, क्योंकि 12 तारीख को फेड की बैठक भी होगी। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना कि वहाँ पर किस तरह के कमेंट्स और आउटकम निकल कर आता है। लेकिन इस बीच नवंबर की जो जॉब रिपोर्ट आने वाली है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और उस पर इस वक्त बाजार की नज़र टिकी हुई है, क्योंकि ये जो डेटा आएगा उससे फेड का आगे का रुख भी पूरी तरह से क्लैरिटी आ जाएगी और कहीं ना कहीं उनके जो कमेंट्स हैं उसको लेकर भी एक क्लैरिटी आएगी कि किस तरह का फैसला हो सकता है। तो ये जॉब रिपोर्ट का जो आंकड़ा है, जो रिपोर्ट आएगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। फिलहाल एक स्टेबल कारोबार ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बॉन्ड यील्ड्स 4.25% के आसपास है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि सोने में तेजी बनी हुई है। कच्चे तेल में जो गिरावट है वो एक फायदे की बात है भारतीय बाजारों के लिए। तो संकेत ठीक ठाक ही हैं आज के लिए भी। एक बार एफआईएस और डीआईएस के भी आंकड़े देख लेते हैं और यहाँ से भी क्यूज अच्छे मिल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एफआईएस की तरफ से लगातार
एक खरीदारी हो रही है और लगातार 7वें दिन हमने कैश मार्केट में खरीदारी देखी। 2000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी एफआईआईज कैश मार्केट में करके गए हैं। बीआईएस की तरफ से भी खरीदारी हुई, 4790 करोड़ के आसपास की खरीदारी थी। इंडेक्स फ्यूचर में भी खरीदारी का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में भी 4577 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा इस वक्त निकल कर आ रहा है। तो क्लियरली कल हमने एफआईआईज का भी रुझान अच्छा देखा। जब चुनावी नतीजे आए उसके बाद ये पहला सेशन था सोमवार का, जिसके बाद हमने रिकॉर्ड लेवल्स भी देखे मार्केट में। अब आगे देखना होगा कि आज के लिए किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं और उनसे एक बार समझेंगे कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा क्या कह रहे हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आप कहां पर देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल बैंक निफ्टी ने 2 दिन का काम एक ही दिन में कर दिया। उसने न केवल शॉर्ट कवरिंग कराई बल्कि कुछ लॉन्ग पोजीशंस भी क्रिएट किया और 1600 पॉइंट की तेजी आपको एक ही दिन में बैंक निफ्टी के अंदर आते हुए दिखी है। तो कैचअप रैली, शॉर्ट कवरिंग रैली, लॉन्ग रैली, अब इलेक्शंस रैली, ग्लोबल फैक्टर, एफआई, उसने सब कुछ काफी हद तक फैक्टरिंग करने की कोशिश की है। देखिए, स्पीड ऐसा नहीं कि खत्म हो सकती है, स्पीड बरकरार रह सकती है, बट 1600 पॉइंट का रिपीटेशन मुश्किल लगता है। तो इसलिए बाजार क्या करेगा कि थोड़ा बहुत चलेगा, साइडवेज होगा, थोड़ा बहुत चलेगा, फिर थोड़ा साइडवेज होगा। अभी ना तो शॉर्ट करने का मौका है, ना ही अभी समय है। काफी सारे लोगों को ये लग रहा हो कि बाजार चल गया तो शॉर्ट कर ले। शॉर्ट करने के लिए ना ही कोई सिग्नल है, ना ही कोई पॉइंट है। मैं 3-4 पॉइंट्स आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपके लेवल्स आपकी स्क्रीन पे भी होंगे। पहला पॉइंट है कि एफआईएस की लॉन्ग होल्डिंग करीब 44% अराउंड आ चुकी है। ये 16-17% की एवरेज थे, यानी कि पिछले हफ्ते की मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको। और इस हफ्ते यानी कि मंगलवार तक आते आप 44% हो गए हैं। दैट मीन्स विद द जर्नी ऑफ नियर अबाउट 25% लॉन्ग होल्डिंग एफआईएस की बढ़ी है। और इसलिए आप इस तरह का स्ट्रॉन्ग मूव देखते हैं। और एफआईएस की 2 ही पसंद होती है, पहला एक आईटी, दूसरा एक बैंक। कल आईटी में दम था नहीं तो बैंक का चलना स्वाभाविक था, बैंक कल जोर से चले। दूसरी बात, ग्लोबल फैक्टर लगातार आपके लिए पॉजिटिव है। हमने कई बार आपको नोटिस करवाया कि 2 चीजें होती हैं, ग्लोबल और एफआई। एफआई आपके हक में थी, बट ग्लोबल हमेशा आपके हक में रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग से शॉर्ट स्क्वीजिंग हुई है, क्योंकि गैप से आजकल फंसे हुए लोग हैं, तो उनका अभी पूरा दम निकला नहीं है। तो थोड़ा बहुत और मार्केट अभी ऊपर जाएगा और उसके बाद फिर हम डाटा को चेक करने के बाद डिसीजन लेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सबसे बेहतरीन टेक्निक होती है, आप अपने लगा के रखिए। कल भी अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया तो आपने पूरे 1600 पॉइंट कमाए होंगे बैंक निफ्टी के अंदर। और अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो हो सकता है आप 600 पॉइंट, 700 पॉइंट, 800 पॉइंट, 1000 पॉइंट पे भी निकल गए होंगे। इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए। आज के जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है निफ्टी के हिसाब से, वो 20,500 है और 20,300 है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपका नया बेस, पहले हमने 20,000 बनवाया था, अब आपका नया बेस 20,300 हो गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करते समय इस चीज का ध्यान रखा जाए कि कल काफी स्ट्रॉन्ग मूव आया है, इसलिए साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, उसका पॉजिटिव ही होगा वो भी। तो इसलिए आपका नया बेस 46,000 का होगा। पहले बेस करीब 45,000 का था। 1000 पॉइंट सीधा ऊपर कर लीजिए, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। ऑप्शंस में ट्रेड करने से थोड़ा बचेगा। कल प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़े हैं, कई जगह तो प्रीमियम 6 टाइम्स भी हो गए हैं। 1800% तक के रिटर्न भी आए हैं एक एक कॉल के अंदर। तो इसलिए ऑप्शंस के अंदर भी ट्रेड मत कीजिएगा, थोड़ा कूल डाउन हो जाने दीजिएगा। स्टॉक स्पेसिफिक काम करना चाहिए, खूब किल कीजिए, बेहतरीन तरीके से कीजिए। मेरे को लगता है कुछ सरकारी कंपनीज, खासकर जो कैश सेगमेंट की सरकारी कंपनीज होंगी, उनमें अभी भी जान काफी बाकी है। कल एक एक्सपर्ट बता रही थी, मॉयल इंजीनियर्स इंडिया, कल हमने आईएफसी भी ढूंढा, गेल भी चला। ऐसे आपको स्टॉक सेलेक्ट करके ट्रेड करने होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये रणनीति बताने के लिए। तो क्लियर है, फिलहाल तो शॉर्ट करने के मौके नहीं दिखाई दे रहे हैं बाजार में। स्टॉप लॉस अपने ट्रेल करते जाइए, ये है सलाह बाजार में। और इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आपको बता दिया है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए। तो आज ट्रेड कैसे करें फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना, ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग से। अजीत, थैंक यू सो मच स्वदेश को समय देने के लिए। क्या करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्या कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको? और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, इंडेक्स में तो जिस तरीके से अभी तेजी आपने देखी है, पिछला 5 हफ्ता तेजी का, कल की शुरुआत काफी स्ट्रॉन्ग रही। मेरे हिसाब से थोड़ा सा बीदर अब देखने को मिलना चाहिए इंडेक्स में, बट ओवरऑल टोन पॉजिटिव रहेगी। तो बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन होगी। तो आपको एक बार को 20,500 550 का जोन है, वहां पे आपको लॉन्ग अपॉर्चुनिटी के लिए देखना है। स्टॉप लॉस थोड़े से डीप होंगे, कंसिडरिंग कि मूव काफी शार्प आया है। करीब 20,400 का मान के चल के आपको स्टॉप लगाना पड़ेगा। और फिर ऊपर पे 20,750 जो कि इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया में देख रहा हूँ, उसको क्रॉस करते ही आप 21,000 तक के लिए भी ओपन हो जाएंगे।
बैंकिंग में देखिए कल रिकॉर्ड हाई बन गए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीदर यहाँ भी पॉसिबल है। आपको 46,300 से लेकर 46,200 का जोन है, वहां पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। स्टॉप लॉस रहेगा 45,900 का, और ऊपर पे आपको अनचार्टेड टेरिटरी है, मतलब मान के चलिए 47,000, 47,400 ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस होंगे। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो ऑब्वियसली बाई साइड पे पोजीशन मेंटेन करनी है, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज अभी ज्यादा एग्रेसिवली नहीं परस्यू करनी है। अभी तक देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस ऑल्सो। तो स्टॉक स्पेसिफिक में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं अक्रॉस सेक्टर। इनफैक्ट जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बैंकिंग में एक कैचअप मूव आ रहा है, साथ ही साथ सीमेंट स्पेस ये काफी ज्यादा बजिंग है। दोनों ही नाम इन्हीं स्पेस में से होंगे। पहला नाम होगा रैमको सीमेंट का, जो कि अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ट्रेड कर रहा है। 1010 का स्टॉप लॉस होगा, 1070 तक के टारगेट कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स में देखने को मिला है। साथ ही साथ एसबीआई फ्रॉम द बैंकिंग पीएसयू बास्केट, यहाँ पे भी देखिए काफी स्ट्रॉन्ग कल मूव देखने को मिल रहा था। मुझे लगता है कंटिन्यूएशन ऑफ द मूव पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे 610 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं 586 का स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, थैंक यू अजीत आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो अजीत का भी यही कह रहा है कि इंडेक्स में एक रेंज बता दी जहां पर कि आपको खरीदारी करके चलनी है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है हर सेक्टर में। सीमेंट और बैंकिंग में खास करके काफी अच्छी बाइंग नजर आ रही है। यहाँ पर एसबीआई बड़े दिग्गज काउंटर के साथ अजीत जा रहे हैं 610 के टारगेट के लिए, और सीमेंट स्पेस में रैमको सीमेंट अच्छा लग रहा है 1070 के लक्ष्य के लिए। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आपके सामने रखेंगे, लेकिन अब रुक करते हैं खबरों वाले शेयर्स का। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले आज ब्लॉक डील हो सकती है होनासा कंज्यूमर पे, और याद रखिए ब्लॉक डील में पी फर्म फायरसाइड वेंचर्स जो है लगभग 2% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं, जिसका कुल वैल्यू 230 करोड़ का हो सकता है। अगर फ्लोर प्राइस की बात करें तो लगभग 4% डिस्काउंट पे रहेगा। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा एचसीएल टेक, और यहाँ पे स्टेट स्ट्रीट करके जो उनकी जेवी पार्टनर है वो एचसीएल टेक का ही हिस्सा जो है यूएस के बिजनेस में खरीदने वाली हैं, यूके के बिजनेस में खरीदने वाली हैं, और लगभग 49% स्टेक की एक्विजिशन करेंगे। $170 मिलियन का जो है ये कंसिडरेशन होने वाला है। हालांकि याद रखिए स्टेट स्ट्रीट जो जेवी पार्टनर है ये एचसीएल टेक के टॉप 15 बड़े क्लाइंट्स में भी आते हैं, लेकिन जो डील साइज है ये इतनी बड़ी नहीं है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे अनिलजीत सिंह जो चेयरमैन है उनकी आम मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के, वो अब रिटायर करने वाले हैं चेयरमैन के पद से। राजीव आनंद जो कि एक्सिस बैंक के नॉमिनी है वो उनकी जगह लेने वाले हैं। अब बात करते हैं महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के, जहाँ पे नवंबर अपडेट जो थे लार्जली मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए थे, क्योंकि उतनी बड़ी ग्रोथ जो है डिसबर्समेंट्स में या लोन ओरिजिनेशन में नहीं देखने मिली। हालांकि एसेट क्वालिटी स्टेबल रहा है। कैम्स के बारे में बात कर लेते हैं। कल बड़ी डील हुई थी जहाँ पे वॉर्बर्ग पिंकस की जो एफिलिएट है, जो प्रमोटर भी है कंपनी के, उन्होंने कम्प्लीटली एग्जिट किया था कंपनी में। लगभग 20% की स्टेक की बिकवाली की थी 2,700 करोड़ को लेके, लेकिन जो अब्जॉर्प्शन आया है वो बड़े हाथों से आया है। यहाँ पे अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली जैसे दिग्गज एफआई प्लेयर्स ने बाइंग की है इन स्टॉक की। इसके अलावा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में भी अच्छी पार्टिसिपेशन आई है। 361 वेल्थ मैनेजमेंट भी फोकस में रहेगा, जहाँ पे प्रमोटर्स ने लगभग 3% स्टेक की बिकवाली की है, जिसका वैल्यू 600 करोड़ पे आता है। और यहाँ पे जो बायर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड ने जो है लगभग 1% स्टेक की बाइंग की है। गुलशन पॉलियोल्स भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर आया है, लगभग 570 करोड़ का ऑर्डर आया है इथेनॉल सप्लाई के लिए, और ये आया है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज द्वारा। शीला फोम भी फोकस में रहेगा। उन्होंने कहा कि उनकी जो आर्म थी करलॉन, जिन्होंने इसी साल उन्होंने अक्वायर किया था जुलाई में, यहाँ पे उनकी आर्म के जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं एसआर बाटली बॉय, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है। इसके अलावा जुपिटर वैगन्स भी फोकस में रहेगा। इनका 403 करोड़ का क्यूआईपी रेज अब कंप्लीट हो चुका है। और अगर बात करें जो इम्पोर्टेंट एलर्टीज हैं जिनको जो है आप कह सकते हैं क्यूआईपी में पार्टिसिपेट किए, वो इंक्लूड करते हैं सोसाइटी जनरल, एचएसबीसी म्यूचुअल फंड, बंधन म्यूचुअल फंड और मॉरिशस इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो ये कुछ खबरें हैं, ढेर सारी खबरें आई हैं स्पेशली मिड कैप शेयरों से जुड़ी, तो इसके चलते यहाँ पर एक्शन देखने को मिल सकता है इन खबरों के चलते। चलिए अब आगे मार्केट की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज
की वंदना भारती जुड़ चुकी हैं। वंदना, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ईटी नाउ स्वदेश को। सबसे पहले तो सोने चांदी से शुरुआत करेंगे। रिकॉर्ड लेवल्स कल आए हैं। आज ऊपरी स्तरों से थोड़ा दबाव दिख रहा है, लेकिन रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिले कल सोने में। अभी क्या करें, किस तरह से ट्रेड करने की सलाह देंगे अगर किसी को गोल्ड में आगे भी ट्रेड करना हो तो? जी गुड मॉर्निंग पूजा। काफी स्ट्रॉन्ग ये कमोडिटी है और लग रहा है कि एक स्ट्रेंथ अभी थोड़ी सी इसमें और बाकी, क्योंकि हर दिसंबर में एक सांता क्लॉज रैली होती है जिसमें 3 to 4% का रिटर्न दिया जाता है गोल्ड में। मेरे ख्याल से यहाँ पे मेरे ख्याल से गोल्ड में अभी सेलिंग आना चाहिए। 67,200 पे सेलिंग है। 67 जी, वरना आप अपना समय ले लीजिए। जी, वरना आप अपना समय ले लीजिए 2 मिनट, तब तक हम आपकी रणनीति बता देते हैं। गोल्ड यहाँ पर वरना की राय है कि थोड़ा करेक्शन आ सकता है, क्योंकि अब रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार कर रहा है गोल्ड, तो थोड़ा करेक्शन आ सकता है, उसे आप प्ले करने की कोशिश कीजिए आज के लिए। और टारगेट होगा 62,200 का, स्टॉप लॉस होगा 62,950 का। ये है रणनीति गोल्ड पर, तो बिकवाली करने की सलाह। वरना आई होप यू आर फाइन। बात कर सकते हैं आप? श्योर। और मेरे ख्याल से जी, तो मतलब दूसरा सवाल कच्चे तेल पर होगा अब। जी पूछिए। जी, दूसरा सवाल कच्चे तेल को लेकर होगा, वरना वहां पर अगर आप सलाह दे पाए तो, क्योंकि लगातार हम वहां पर भी करेक्शन देख रहे हैं। अभी किसी को ट्रेड करना हो तो क्या रणनीति अपनाएं? यहाँ पे प्रेशर बना रहेगा और मुझे लग रहा है कि ये हफ्ता जो है थोड़ा बेयरिश हो सकता है इसके लिए। तो कच्चे तेल में मुझे लग रहा है कि एक बार 6,000 का स्तर छू सकता है। ये 6140 एक लेवल रहेगा जहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए। 6050 का यहाँ पे एक टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 6180 का। और नीचे की तरफ मुझे लग रहा है कि 6000 से 5950 एक बेस बना सकती है कमोडिटी, क्योंकि डेटा अभी बेयरिश है, लेकिन पीक डिमांड सीजन है तो बहुत ज्यादा फॉल यहाँ से अब एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा फॉल अप एक्सपेक्टेड नहीं है, ये है कच्चे तेल में। और आखिर में वरना बेस मेटल्स में आप कहाँ मौके देख रही हैं? आज के दिन डेटा इंप्रूव होके आना है, लेकिन यहाँ पे रिएक्शंस नहीं आ रहे हैं, चाहे वो कॉपर हो या जिंक हो। कल एक कोशिश करी थी कॉपर ने अपसाइड दिखाने की, लेकिन वहां से फॉल आया। आज मुझे जिंक पे भी लग रहा है कि एक फॉल जो है ये यहाँ पे फिर से आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अपसाइड पे मैं यहाँ पे बोलूंगी, क्योंकि क्लोजिंग यहाँ पे 220 के करीब हुई है। थोड़ा मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं कॉल में। 221 के करीब यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना है। 218 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 222.5 का। मुझे लग रहा है कि जो हायर साइड आता है राइट पे सेल करने की यहाँ पे सलाह रहेगी। और ओवरऑल जो अंडरटोन है वो जिंक का यहाँ पे बेयरिश रहेगा, लेकिन कॉपर में जो फॉल है वो यहाँ पे लिमिटेड रहेगी, तो उसको ध्यान में रख के ट्रेड करना होगा। ठीक है, तो जिंक में भी आप सेल करके चल सकते हैं। 2019 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस सुझा रही है वरना 223 का। ये है सलाह वरना की तरफ से। वरना थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए, रणनीति सुझाने के लिए, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज रिपोर्ट क्या कह रही है एक बार ये भी देख लेते हैं। हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी है पूरा अपडेट लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग। बताइए ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे हम HCL टेक के साथ। हम देख रहे हैं काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस की तरफ से रिपोर्ट आ रहे हैं उनके डाइवेस्ट के अनाउंसमेंट को लेकर। शुरुआत करते हैं मॉर्गन स्टैनली से। उनका कहना है कि ये डाइवेस्टमेंट जो किया है कंपनी ने उनकी स्टेट स्ट्रीट के साथ JV का, उसका इमीडिएट इम्पैक्ट अगर हम देखें FY24 के रेवेन्यू गाइडेंस पर इन्हें नहीं नज़र आता। इनफैक्ट FY25 के लिए ये जो ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट है वो करीब 0.7% है उनके रेवेन्यू फोरकास्ट का। तो इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है HCL टेक पर, टारगेट प्राइस 1400 के साथ। नोमिरा का कहना है कि डाइवेस्चर के बाद HCL टेक करीब $97 मिलियन या 80 बेसिस पॉइंट्स अपने करंट रेवेन्यूज़ का लूज़ करेगा। इनफैक्ट ट्रांजैक्शन सिर्फ BPO को इम्पैक्ट करता है और स्टेट स्ट्रीट अभी भी कंपनी के टॉप 15 क्लाइंट्स में से एक रहेगा। तो ऑल इन ऑल नोमिरा ने भी अपनी न्यूट्रल की राय बरकरार रखी है HCL टेक पर, टारगेट प्राइस 1200 रुपये के साथ। इसके अलावा M&M फाइनेंशियल्स की तरफ से अगर हम देखें तो मंथली बिजनेस अपडेट आया था और उस पर भी काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस आए हैं। मॉर्गन
स्टैनली का कहना है कि नंबर्स थोड़े से स्लगिश ज़रूर रहे हैं और इनफैक्ट फोरकास्ट को लेकर डाउनसाइड रिस्क नज़र आ रहे हैं। डिस्बर्समेंट ग्रोथ हालांकि लाइन एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आई है, मगर डिस्बर्समेंट ग्रोथ अगर यहाँ से पिकअप नहीं होती है तो AUM फोरकास्ट पर थोड़ी सी डाउनसाइड रिस्क नज़र आ सकती है। कलेक्शन एफिशिएंसी थोड़ी सी गिर चुकी है कंपनी के लिए ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। हालांकि एसेट क्वालिटी रेंज बाउंड रही है एज कम्पेयर टू अक्टूबर, तो इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने M&M फाइनेंशियल्स पर अपनी इक्वल वेट की राय को बरकरार रखा है। जेफरीज का हालांकि कहना है कि लोन ग्रोथ हेल्दी थी, एसेट क्वालिटी रेंज बाउंड रही है और वैल्यूएशंस रीजनेबल नजर आ रहे हैं ये काउंटर के लिए, जिसके चलते उनकी तरफ से होल्ड की राय आ रही है। आखिर में हम फोकस करेंगे गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स पर। इनक्रेड की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि कंपनी का जो LiPF6 का एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है, इसमें कंपनी सिंगल डिजिट ROCE भी पोस्ट नहीं कर पाएगी। इनफैक्ट HFC के जो सेल्स है ये भी स्लो डाउन हो रहे हैं और उसी वक्त अगर हम देखें तो PFA के सेल्स में भी रेगुलेटरी हेडविंड्स नज़र आ रहे हैं और इनफैक्ट उनका कहना है कि 30% EBITDA मार्जिन FY25 में कंपनी अचीव नहीं कर पाएगी। तो इसी के चलते इनक्रेड ने गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स पर अपनी रिड्यूस की राय को बरकरार रखा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो काफ़ी ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं, इसका भी एक्शन आज इन स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है।